और नेक्स्ट टर्म कंसंट्रेशन के बाद जो आ रही है दैट इज सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब, अगर मेरे पास वाटर है और शुगर है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी बताओ कितनी है, क्या करूं? डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व होके क्या होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कैसे बता दोगे डिजॉल्व करने से? कोशिश करो. तो आपका बढ़िया जवाब क्या है कि तो ये शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर किस बात को बोलेंगे? शुगर की जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है उसे सॉल्युबिलिटी कहेंगे. मान लीजिए इसमें 3 ग्राम चीनी घुल गई, अब आपने सोचा 1 ग्राम और घुलता हूँ, 1 ग्राम और घुला वो भी घुल गई, तो अब 3 ग्राम को सॉल्युबिलिटी शुगर की कहेंगे, 4 ग्राम को कहेंगे? नहीं, अभी पता चला 4 के बाद 1 ग्राम और घुली थी, वो डाली वो भी घुल गई. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती इस तरह से, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू तो एक ही आनी है. तो शुगर की मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व हो सकती है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर. मान लीजिए 5 ग्राम घुल गई और 5 ग्राम के बाद एक भी दाना चीनी का और डाल रहे हैं वो नहीं घुल रहा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर हुई 5 ग्राम्स. लेकिन मेरी बात अभी अधूरी है. एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके पास टैंक है पानी का, मेरे पास बकेट थी, इसके पास ये टैंक है पानी का भरा हुआ, तो इसकी भी अगर मेरी 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व हुई थी तो इस बंदे की भी 5 ही होगी क्या? इसकी तो पक्का 5 से ज्यादा होगी. मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, झूठ मूठ नहीं सही, इसकी हो गई है 25 ग्राम. तो ये बोलेगा कि मेरी शुगर की सॉल्युबिलिटी 25 ग्राम. बात में कुछ दम सा आया नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर दी. तो अगर मान लेते हैं 5 ग्राम शुगर 1 लीटर में डिजॉल्व हो रही है, तो 1 लीटर वाटर में 5 ग्राम से ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही, तो अब तब हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 5 ग्राम पर लीटर. तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. अब उस स्पेसिफिक के नाम पे हमने कितना स्पेसिफाई कर लिया, 1 लीटर. अब लेकिन एक पेच और भी है, हमें सबको पता है गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलती है, ये तो पता ही होगा गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलती है. तो अब ये 5 ग्राम पर लीटर जो पानी था वो 25 डिग्री पे था, एक स्टूडेंट पानी लेके आया 1 लीटर ही लाया, लेकिन वो लाया 35 डिग्री पे, तो उसकी भी 5 ग्राम चीनी घुलेगी, उससे ज्यादा घुल जाएगी. तो इसका मतलब टेम्परेचर का भी कोई रोल है या नहीं? तो अब मुझे डेफिनेशन में क्या ऐड करना पड़ेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. अब क्या ये सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी? अगर मैं पानी में चीनी घोल रहा हूं तो, और मैं पानी में नमक घोल रहा हूं, क्या दोनों सेम अमाउंट में घुलेंगे? तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट हुई या नहीं हुई? अगर मैं चीनी को पानी में घोल रहा हूं, अगर मैं चीनी को बेंजीन नाम के लिक्विड में घोल रहा हूं, तो दोनों में सेम अमाउंट में घुलेगा. तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है. आया? अब अगर गैस की बात है, अगर हम गैस डिसॉल्व करना जा रहे हैं पानी में, तो गैस कैसे डिसॉल्व करते होंगे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले? CO2 कैसे घोलते होंगे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर CO2 गैस पास करते होंगे प्रेशर के साथ या बिना प्रेशर के साथ? और जितने ज्यादा प्रेशर के साथ करेंगे उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, इसका मतलब प्रेशर का भी रोल है. तो अब आता नहीं है कभी, पिछले 20 साल में भी कभी नहीं आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी, लेकिन अगर आ जाए तो मैं क्या लिख रहा हूँ बहुत स्पीड के साथ, मैक्सिमम अमाउंट, तो लिख लीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in specific amount of solvent at a particular temperature is called its solubility. Done. Next line में लिखूं it depends on, next line में लिखूं number 1 nature of solute, number 2 nature of solvent, number 3 temperature, number 4 pressure, और pressure के साथ ब्रैकेट में लिख लो in case of gases. आया नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो सर इतनी बात में. अब उसी बात को आगे बढ़ाता, कहता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन
लिक्विड्स की बात करो, तो सॉलिडिटी और सॉलिड लिक्विड की बात कैसे करें? अगर मेरे पास वेसल में प्योर वाटर रखा हुआ है तो सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? वाटर के। ये रुके हुए होंगे, चल रहे होंगे? रेस्ट पे होंगे। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होता है, लगातार चल रहे होंगे, ऊपर नीचे जा रहे होंगे। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं होते, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बाहर से लाके थोड़ी सी सॉलिड सॉल्यूट के नाम पे चीनी डाल दी और वो चीनी इसमें घुल गई, तो घुलने के बाद चीनी के मॉलिक्यूल्स अंदर ही होंगे या थोड़े बहुत सरफेस पे भी होंगे? सरफेस पे नहीं होंगे। तो सरफेस से अगर हम ऊपर से यहाँ से अपनी जीभ इसके ऊपर लगाएं इस पानी के ऊपर, तो ये फीका होगा। तो फिर आप ही कह रहे हो सरफेस पे नहीं होंगे, तो सारे में घुल गए, सारे में यूनिफॉर्मली घुल गए, तो सरफेस पे भी होंगे। और जो सरफेस पे होंगे वो जाम होंगे या चल फिर रहे होंगे वो भी? मान लीजिए ये वाला, ये दिख रहा है ना सबको रेड कलर का, तो ये अगर नीचे आ गया तो इसकी जगह कोई और आ गया होगा, या इसकी जगह वाटर का आ गया, तो मान लीजिए तब तक वाटर का ये वाला नीचे चला गया, इसकी जगह शुगर का आ गया। आया समझ? फिलहाल इस बार बोर्ड पर ये लिख सकता हूँ क्या कि मैंने सॉल्यूट, कैसा था वो? सॉलिड, सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट कैसा था? लिक्विड। और मैं उसको उसमें घोला। अगर मैं नहीं घोलूँ तो नहीं घुलेगा क्या? अगर मैं स्टिर नहीं करूँ तो घुलेगा नहीं क्या? घुल जाएगा, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। घुल रहा है, अपने आप घुल रहा है, या मेरी स्टिरिंग से घुल रहा है, तो आगे क्या जाके बना रहा है? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन किस स्टेट में मिलेगा? मान रहे हैं सब लोग? तो इस प्रोसेस का नाम डिसोल्यूशन है क्या? तो whenever solute is added, whenever solute is added to the solvent, its molecules get homogeneously dispersed in it, yeah, get mixed with solvent, and this process and increases the concentration, and its concentration in the solution increases. बोलो, this process is called, लिखा तो है स्क्रीन पे, this process is called dissolution. अरे डिसॉल्व होने से वर्ड बनाया डिसोल्यूशन। अब में ये चीनी के पार्टिकल्स घुल गए, पानी के साथ मिक्स हो गए, इनमें से क्या कुछ ऐसा भी हो रहा होगा कि कोई चीनी का पार्टिकल चीनी के दूसरे पार्टिकल से टकरा के वापस आके नीचे बैठ जाता हो? तो some of the solute particles collide with each other and separate out at the bottom in the vessel and settles down at the bottom in the vessel. तो ये जो चीनी का पार्टिकल घुल चुका था, किसी ने आके इसको इतनी तेज टक्कर मारी कि नीचे आके बैठ गया बेचारा, तो सॉल्यूशन बना हुआ था, उसमें से कोई सॉल्यूट पार्टिकल नीचे आके बैठ गया, तो क्या इसका रिवर्स प्रोसेस चल रहा है? और इस रिवर्स प्रोसेस का क्या नाम, कोई बोलो? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। तो घुले हुए सॉल्यूशन में से, पानी के शुगर और पानी के मिक्सचर में से, सॉल्यूशन में से अगर चीनी नीचे सेटल हो रही है तो आप क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या डिसोल्यूशन का अपोजिट हुआ क्रिस्टलाइजेशन? तो जो पहले घुल चुके उनमें से कुछ घुले हुए मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं उसमें, लेकिन आपको तो ऐसा लगता नहीं, आपको जो मेरे ने तो ऐसा कभी देखा नहीं, मैं तो बस ये दिखता है कि घुलता ही जा रहा है। तो क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि वहां डिसोल्यूशन भी हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन हमें क्रिस्टलाइजेशन क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत कम है। तो जो कह रहे थे ना क्यों हुआ सेपरेट, उन्हें समझ आ गया कि सेपरेशन तो पहले भी हो रहा था, लेकिन तब हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा था और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम था। हो लेकिन वो पहले भी रहा था। अब जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया तब क्या होगा? हिंदी में तो बोलेंगे ना उसमें, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दिस गिवन टेंपरेचर। क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा? तो ये भी हमने लाइन में पढ़ा था, सैचुरेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ या नहीं? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या सॉल्युबिलिटी घटती है? तो हम सब गलत है अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो। बिल्कुल मैडम, दोनों हो सकती है, सही बात बताई आपने। समझिए वो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के आर्टिकल का, उसी में से क्वेश्चन आता है इस आर्टिकल में से अगर आता है तो। हेडिंग वही चल रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उसी के अंदर हम केस पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, देखिए ध्यान देके।
अगर मैं यहां लिखता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव यानी प्रोसेस, इन थोड़ी सी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलो, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, आगे वाला, पीछे वाला, या दोनों? किसी भी एक्सप्रेशन में जब डेल्टा एच इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। क्लास 10 क्लास 11 दोनों में बात नहीं, यहां भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। और फॉरवर्ड कौन सा प्रोसेस है? रिजोल्यूशन। हम एक सेकंड के लिए बात रोक के अपनी बात घुमाते हैं, अगर हम 11th अच्छे पढ़े तो ठीक, और नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं, हम अब पढ़ रहे हैं। एक प्रिंसिपल था क्लास 11th में, लीच एटलियस प्रिंसिपल। अब लीच एटलियस प्रिंसिपल बहुत सारी बातें कहता था, लेकिन हमें उसमें से इस साल एक ही काम आनी है। मैंने 11th में बॉक्स बना के लिखाया था कि 12th में 5 चैप्टर में कम से कम काम आएगी। क्या है वो हम पूरी की पूरी दोबारा कर रहे हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम shifts direction of समझ गए क्या? तो आपका बीच में वो ट्रैफिक कहां से आ गया था? तो जैसे वो रूल है और जो हम वो कभी नहीं भूलते, तो ऐसे ही एक रूल है ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमेशा उधर ही जाता है जिधर जाने से वो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एंडोथर्मिक का काम ही क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना। बताया कि मैंने अभी? आते हैं सर अभी वापस। मैंने कहा आपसे कि हम 1 मिनट रोक के इधर आ रहे हैं, सर देखो आपका डाउट भी कवर हो जाएगा। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर किधर जाता होगा? ये तो बुद्धू बनाने वाली बात है। क्या मुझे दोनों रूल्स याद रखने की जरूरत है या एक से काम हो जाएगा? तो एक रट लूं, दूसरी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो संयम भारती जी आप देखो, आपकी बात अगर ये लिखा है, पूरा पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे लिखी आई है, तो क्वेश्चन पेपर पे लिखी आई है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ये एक्सो है या एंडो है? तो आपने देखो सही जवाब दे दिया ना, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है एंडो, और आगे वाला प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो अगर मैं इस केस में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, क्योंकि किधर जाता है? इधर एंडो, और एंडर किधर है? एंडो किधर है? फॉरवर्ड, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी फेवर्ड। डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी फेवर्ड विद नहीं आ रहा क्या? ये तो कहीं पेज के टॉप वगैरह पे लिख लो, बोल्ड लाइन के ऊपर लिख लो, इस पेज पे जगह हो इस पे लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट पेज के टॉप पे लिख लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे 5 लेसन में कम से कम यूज करना है, फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में भी, और यूज ऑर्गेनिक में भी किया जा सकता है। वो बाई चांस मेरे कोर्स में ऑर्गेनिक में कहीं नहीं हो रहा। तो हम जो बात बोल रहे थे वो अब मैं लिख रहा हूं, देखना, डेल्टा सॉल्यूशन एच, इसको क्या पढ़ते हैं? 11th पढ़ी हो तो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बनाने में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है उसे कहते हैं डेल्टा सॉल्यूशन एच। इफ डेल्टा सॉल्यूशन एच इज पॉजिटिव, मतलब एंडो या एक्सो, देन तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ या नहीं? संयम जी बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाएगा? ये आगे फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का क्या मतलब है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट गले मिलकर सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नोट कर लिया क्या? तो अब शुगर सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना कैसा प्रोसेस रहा होगा? एंडो या एक्सो? आगे आपको अच्छे से समझ। लेकिन कोई और क्वेश्चन आया, कोई और किस्सा आया, कोई और सॉल्यूट हुआ और वहां ये लिखा गया, इसका क्या मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस पीछे जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो उधर जाना है जिधर एंडो, और ये एंडो किधर है? बैकवर्ड, यानी क्रिस्टलाइजेशन फेवर्ड होगा और डिसोल्यूशन डिसफेवर्ड होगा। तो अब क्या हो जाएगा? इफ is a negative, then solubility will, आप बोल तो डिक्रीज रहे थे, लिख रहे हो इंक्रीज विद, एक ही बात है ना। या तो मैं लिखूं डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या मैं लिखूं इंक्रीज विद
बढ़ जाए। इसी मेन हेडिंग में नेक्स्ट और लास्ट सब हेडिंग है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आप ये बताइए कि सॉलिड्स पर प्रेशर का कुछ फर्क पड़ता है क्या? प्रेशर लगाने से सॉलिड पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? अगर ये सॉलिड है, ये डस्टर, इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इस वक्त, तो ये पिचकता जा रहा है नहीं पिचकता जा रहा? यस सर। कौन महाराज है सर जिनका डस्टर ऐसे चिपकाने में? सर आप कमजोर से हो, मेरे हाथ में दो, मैं पिचका दूंगा। पिचक रहा है क्या? तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। ऐसे में एक ग्लास में पानी वानी लेके पिस्टन विस्टन लगा के उसको पिचकाऊं तो वो पिचक जाएगा? ना के बराबर ही होगा ना मामला। सोच के देखो थोड़ा सा कि लिक्विड जो होगा वो पिचकाने से ना के बराबर ही पिचकता होगा। भाई वो तो देखिए सबने सिरिंज सिरिंज में इंजेक्शन भरा हुआ, दवाई भरी हुई, तो जहाँ पे आगे निडल होती है अगर वो निडल लगा के वहाँ पे हम कॉर्क से स्टॉपर लगा दें और फिर उसको इंजेक्शन के सिरिंज को पिचकाएं तो पिचकता चला जाएगा अंदर का लिक्विड? नहीं ना, फाड़ फाड़ के या तो इंजेक्शन पड़ जाएगा या हमारा हाथ दुख जाएगा या आगे जहाँ आपने स्टॉपर स्टॉपर लगाया वो स्टॉपर निकल जाएगा, लेकिन वो पिचकेगा नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। लिक्विड में सॉलिड्स भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग पिचकते नहीं है, और लिक्विड्स भी ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब प्रेशर का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जल्दी से लिखना है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। Therefore, there is negligible effect of pressure। बताइए सर, बढ़ जाए क्या आगे? हाँ, therefore there is negligible effect of pressure। आप नो इफेक्ट भी लिख सकते हो, नेग्लिजिबल इफेक्ट भी लिख सकते हो। और या तो 11th रिपीट हो रही थी या थोड़ी बहुत वो दोबारा से बेसिक्स बनवा रहा था अगर हमारे 11th में वीक रह गए हो तो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है सर। उससे पहले एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा छूट गया। हर दूसरे या हर तीसरे साल आपको बोर्ड के पेपर में ये मिलता ही मिलता है। हमने कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, बोलो। अब उनमें से कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, फिर से हमने पहले भी दिया हुआ है कभी आर्टिकल। अब आप ध्यान देना, हमें पता है टेम्परेचर बदलने से मास चेंज हो जाता है। तो ये पेन है, इसका टेम्परेचर से मास पे क्या लेना देना? सर्दी गर्मी में ये कुछ पराठे वराठे खाने लगेगा, मोटा बदला हो जाएगा क्या? तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पता है तो ठीक, नहीं पता तो ये भी लिख डालो कहीं, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये बताइए, फिजिक्स खूब पढ़ी है हमने, केमिस्ट्री में तो हम कमजोर हैं। टेम्परेचर से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है या नहीं? क्या पड़ता है, मैंने नहीं पूछा, पड़ता है या नहीं ये पूछा। अब अगला क्वेश्चन है क्या पड़ता है? बोलो वंश भारद्वाज जी, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? घटता है। अरे भाई, जब किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पास 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 आते चले जाएंगे नहीं गर्म करने से? तो कॉमन सेंस है ना कि तो जब चीज को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या सोचेंगे, भागने की। और फिजिक्स तो सबने पढ़ी रखी है, वो जो रेलवे ट्रैक्स थे उनके जॉइंट पे गैप क्यों छोड़ते थे? तो ये बात तो देखो, आप में से ज्यादातर ने फौरन बोला ना, बोला ना भाई, ज्यादातर ने। तो हमें पता तो है टेम्परेचर बढ़ने से चीजें सिकुड़ जाती हैं। अपने को ही सोच लो, चलो जब भयंकर सर्दी लगने लगती है तो ऐसे फैल जाते हैं नहीं, या ऐसे सिकुड़ जाते हैं? बस वहां से याद रख लो, ये भी याद नहीं होता तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर घटने से सिकुड़ रहे थे हम, सर्दी लगने से घट रहे थे, सर्दी लग रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो लिखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब फिजिक्स में तो खूब है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। इसी साल है 11th में था वो थर्मल एक्सपेंशन? 11th में था, 12th में है? नहीं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस। एक्सेप्शन दुनिया में हर चीज का लगभग है, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इन जनरल टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम। तो अब हमने कहा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती वो कंसंट्रेशन टर्म बताओ। तो हम एक एक बोलनी शुरू करते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन हमने टर्म स्ट्रेंथ पढ़ी थी क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ का डिनोमिनेटर क्या है? स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है?
ग्राम पर लीटर, यानी डिनोमिनेटर क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम उसमें आ गया तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट। फिर दूसरी टर्म क्या पढ़ी थी हमने, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज बाय मास। तो बाय मास वाली में ऊपर भी मास और नीचे भी मास। फिर अगली पढ़ी थी परसेंट वी बाई वी, फिर अगली पढ़ी थी परसेंट डब्ल्यू बाई वी, फिर अगली पढ़ी थी क्यों, हाँ जी सही पकड़े हो, परसेंट डब्ल्यू बाई वी डिपेंडेंट, अभी वॉल्यूम आ गया। फिर पढ़ी थी पीपीएम, पीपीएम तो पीपीएम में तो वॉल्यूम्स में भी ले सकते थे, मोल्स में भी ले सकते थे, मासेस में भी ले सकते थे, लेकिन हमने जो लिया था अपने न्यूमेरिकल वगैरह में मास वाला लिया था, और मास वाला लिया था तो एक बार को हम उसे किसमें डाल सकते हैं, अगर हम मास की टर्म्स में ले रहे हैं, ब्रैकेट में मास लिख दिया मैंने। फिर अगली टर्म पढ़ी थी शायद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल्स और नीचे भी मोल्स। बोलो शिव प्रताप जी, टेम्परेचर बदलने से मोल्स बदलेंगे या नहीं, नहीं बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो एक्स इज मोल फ्रैक्शन। फिर अगली पढ़ी थी कैपिटल एम, कैपिटल एम के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता था क्या, डिनोमिनेटर वाज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे ज्यादा ये कैपिटल एम और स्मॉल एम को पूछता है बोर्ड में हर तीसरे साल, जब दूसरे साल तीसरे साल क्वेश्चन जब होता है तो कैपिटल एम या स्मॉल एम या दोनों का होता है। तो स्मॉल एम में नीचे भी और ऊपर भी कहीं वॉल्यूम आया, इसका मतलब वो क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अब क्या बचा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इसलिए वो क्या हो गई, डिपेंडेंट। फिर फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के डिनोमिनेटर में भी कोई सी टर्म छूट गई हो तो बोलो सर कि ये रह गई है, हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में आते हैं, और अभी अभी इतनी बात हो गई थी 11th में भी हुई थी कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जब CO2 घोलना होता है तो नो डाउट वो CO2 गैस प्रेशर के साथ पास करते होंगे उसमें। अब मान लीजिए हमने वो 11th में नहीं पढ़ा होगा, कोई इशू नहीं है, या हमें वो नहीं समझ में आया तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत आसान अंदाज में मैं नए अंदाज में समझा रहा हूँ, समझ आएगा। मान लीजिए ये पानी है एक वेसल में, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन रखा, पिस्टन समझते हो क्या नहीं ये बता दो बस मुझे, सब समझते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिस्टन क्या होता है। तो ये पिस्टन यहाँ है और इस जगह पे मान लेते हैं CO2 गैस है, तो ये पिस्टन ऊपर उठने की कोशिश करवाओगा, अगर CO2 गैस में दम है तो उड़ाने की कोशिश करेगी ना वो इस ढक्कन को। तो यहाँ पर मैंने W1 नाम का एक वेट रखा हुआ है, जिस वजह से ये पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहीं रुका हुआ है। तो क्या यहाँ CO2 गैस जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रेशर लगा रही होगी, तो जब वो ऐसे प्रेशर लगा रही होगी तो कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में घुस जाते होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते होंगे, अगर उन दोनों की एक दूसरे के साथ, बोलो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होने की, मिक्स होने की टेंडेंसी है। कोई गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, कोई कम डिसॉल्व होती है ना। अमोनिया तो पानी में खूब बुरी तरह डिसॉल्व होकर H4OH बना लेती थी, O2 पानी में डिसॉल्व होता है, CO2 भी पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन ज्यादा कौन डिसॉल्व होता है, शायद CO2 ज्यादा डिसॉल्व होता है, कुछ तो डिसॉल्व हो गया होगा। अब एक बहादुर आया और उस बहादुर ने आके क्या किया, एक वेट W2 नाम का इसके ऊपर और रख दिया। अब इसके रखने से क्या होगा, पिस्टन बेचारे को नीचे आना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वेट बढ़ गया। तो अब यहाँ जो CO2 गैस थी उसका प्रेशर बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा तो वो लिक्विड के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एंटर होंगे क्या, और जब ज्यादा एंटर होंगे तो डिसॉल्व भी। तो ये जो वेट है, इनडायरेक्टली वेट बढ़ने से गैस का CO2 का प्रेशर बढ़ रहा है क्या, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m कौन, इसका ये जो हिंदी में बोलूं बाट, जानते हो शायद इतना वर्ड तो सहारनपुर के होंगे सब। तो ये जो मास है बाट का मास या नहीं, सबके सब 2m जो है मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस है। नो डाउट इस मास के बढ़ने से प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है, लेकिन मुझे तो क्या बढ़नी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा, आपने अभी कहा CO2 के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ज्यादा जाएंगे तो डिसॉल्व ज्यादा हो जाएंगे, तो इस वाटर में या कहूँ इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व गैस का मास बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा, जितना जितना आप ये वेट बढ़ाते जाओगे। वेट बढ़ाते जाओगे मतलब क्या बढ़ाते जाओगे, इनडायरेक्टली प्रेशर। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लिख लो P इज प्रेशर ऑफ गैस और M कौन, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। अब आप बताइए इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी बहुत भी 10th क्लास की मेंसुरेशन, मैथ्स वाली मेंसुरेशन, या थोड़ी बहुत भी फिजिक्स कर रखी हो, तो अब मुझे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्या कहेगा कि यहाँ पर कोई गैस का नाम दिया होगा, CO2 के बजाय दूसरा दिया होगा, जो भी गैस का नाम दिया होगा, और उसके दो प्रेशर्स दिए होंगे,
और एक मास दिया होगा, तो समझ गए इतने प्रेशर पे इतनी मास डिजॉल्व है, इतने प्रेशर पे कितना डिजॉल्व होगा, तो निकल जाएगा या नहीं? सिंपल है बिल्कुल, हाँ या नहीं? सिंपल है बिल्कुल या नहीं? अब इसी बात को और बढ़ा चढ़ा के हाई फाई अंदाज में बोलता है हेनरीज लॉ। तो इस बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो ये बोलूं क्या? अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर इट। क्या इस कहानी में हमने टेम्परेचर का कोई नाम लिया? इसका मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट होगा ना, अगर वेरी कर रहा होता तो फिर तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी बताना पड़ता कि टेम्परेचर बदलने से बदल रहा है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिख रहे हो? हेनरीज लॉ का अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, अब उस अमाउंट को आप मास ऑफ गैस डिजॉल्व भी कह सकते हो, उस अमाउंट को आप मोल्स ऑफ गैस भी कह सकते हो। इतनी तो सबको अब समझ आ गई, पर केमिस्ट्री में हम अमाउंट को मास से भी मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना किसी चीज का मास ज्यादा होगा उतने उसके मोल्स ज्यादा होंगे, उतना उसका अमाउंट ज्यादा हो गया। अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व या क्वांटिटी ऑफ गैस डिजॉल्व, कुछ भी वर्ड लगा लो, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to बोलो क्या? is directly proportional to pressure of gas over it at a given temperature। given temperature कांस्टेंट ही हो गया ना, आप उसे चेंज नहीं कर रहे, आप कांस्टेंट लिखना कांस्टेंट लिख दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to pressure of gas over it at constant temperature या at given temperature या at a particular temperature। डन। अगर ये मास ऑफ डिसॉल्व गैस बढ़ जाएगा तो क्या मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे? मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और लिखना मत इसको, क्या मैं ये भी कह दूं एक्सकॉन, एक्सकॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जरा याद करके देखें एक मिनट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नाम पे एक मिनट के लिए वाटर ले लो। तो मैं जितना प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा ये मास ऑफ गैस बढ़ेगा, मास ऑफ गैस बढ़ेगा तो मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगी तो बढ़ेगा नहीं, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब मैं जब 11th 12th में होता था मैं बोला जब ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ रहा। अब जरा सी मैथ्स बड़ी वाली लगा दो, इसके बढ़ने से इसके बढ़ने से ये ज्यादा बढ़ा है, ये ज्यादा बढ़ा? हमें नहीं पता सर आप क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। ये 0.1 था, मान लो ये 0.1 था और ये था 10। वाटर के मोल्स कितने थे? गैस के कितने थे? 0.1 0.1। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मोल्स ऑफ गैस बढ़ के हो गए 0.2, मोल ऑफ गैस बढ़ के हो गए। तो बताना इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? पहले था 0.1 अपॉन 10.1, अब क्या हो गया 0.2 अपॉन 10.2। देखना बढ़ गई या घट गई? सर मैथ्स क्यों मैं और आसान कर देता हूँ, लो 3 अपॉन 3 प्लस 20। देखो बोर्ड पे आगे ये है 3 अपॉन, अब ये बढ़ के हो गया 3.1 और ये भी हो गया 3.1। अब रिजल्ट बढ़ ही गया होगा ना, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट, और आपको अच्छा नहीं लग रहा ये लो और अच्छा से बताता हूँ, यहाँ पे कर दो +5 और यहाँ भी कर दो +5। देखना बढ़ जाएगा घट जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला अकेला बढ़ रहा है और नीचे वाला ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसके ऊपर इंक्रीज का इफेक्ट थोड़ा सा आएगा और इस पे तो पूरा का पूरा इफेक्ट इसी पे आया न्यूमरेटर पे। और नहीं तो मैथ से सॉल्व करके देख लो सर, कोई भी वैल्यू आप इस तरह सॉल्व करके देख लो, फ्रैक्शन की वैल्यू पॉइंट्स में निकाल के देख लो, आप देखोगे बड़ी भी आएगी वैल्यू। तो अगर मैं ये बढ़ाता हूँ, नो डाउट ये भी बढ़ा, लेकिन ये पक्का है ये बढ़ने से बढ़ेगा। इस बात को मैंने क्या कह दिया, प्रेशर ऑफ गैस बढ़ने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ता है। तो आप हेनरीज लॉ में जहां भी आपने अभी स्टेटमेंट लिखा था वहां पे आप नेक्स्ट लाइन में ओ आर और लिख के ये भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to pressure of gas over it, is directly proportional to pressure of gas over it at a, कोई तो बोल दो at a given temperature, constant temperature, particular temperature, कुछ भी at a given temperature, at a constant temperature। तो हेनरीज लॉ को हम कई सारी तरह से, भाई एक बार मैंने मास की टर्म्स में बोला, लिखवाया नहीं, बोला लिखवाया था,
फिर एक बार मैंने मोल्स की टर्म में बोला जो मैंने लिखवाया नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखवाया, और फिर मैंने मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बोला भी और लिखवाया भी। अब मैं यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन की बजाय मोलैलिटी लिख दूं, जरा सोचना सही है या नहीं। जैसे एम इज मोलैलिटी, फिर से आओ, मोलैलिटी ऑफ गैस क्या होगी? मोल्स ऑफ गैस अपॉन, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे, यानी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट तो उतना ही रहेगा, तो एम की वैल्यू, तो मैं तो फिर ये भी कर सकता हूँ, ये तो सर आप बुद्धू बना रहे हो हमारा। जब मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे, ये कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब उसमें गैस डिसॉल्व हो जाएगी पानी में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा ना लगभग। भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 पास करने से थोड़ी होगा पानी का लेवल बाहर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा जी। CO2 डालते डालते बोतल बढ़ती गई, ठीक है। तो अब सारा ध्यान फिलहाल किस पे कंसंट्रेट करें? मैं गैस इन, हेनरीज लॉ सिर्फ किस पे काम करेगा? गैस इन लिक्विड्स। तो बताइए क्या मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन भी, मोलैरिटी भी कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म रख सकता था? नहीं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से जब CO2 की क्वांटिटी उसमें बढ़ गई, सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें बढ़ गई, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ी गई ना। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाने से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। आ गया? अभी तो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन होंगे ही नहीं। इसका मतलब ये कौन है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम पक्का हेनरी साहब ने अपने नाम पे रखा होगा। मोल फ्रैक्शन हेडिंग में लिख लो, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में ऊपर कौन थे? मोल्स, और नीचे भी कौन थे? तो ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं, तो इसलिए यूनिटलेस। इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो बताओ KH का यूनिट क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट कौन सा होगा? प्रेशर वाला। सर थोड़ी डायमेंशनल एनालिसिस लगाओ, जो कांस्टेंट क्या है। इधर प्रेशर अगर आपने एटमॉस्फेयर में डाला KH, और x का यूनिट 1 मान लो, है नहीं तो KH का यूनिट कौन होगा? एटमॉस्फेयर वाला। अगर आपने प्रेशर बार में रखा तो KH बार में होगा, आपने प्रेशर एटमॉस्फेयर में रखा तो एटमॉस्फेयर पास्कल, मिलीमीटर ऑफ Hg वगैरह वगैरह वगैरह, आप वगैरह वगैरह क्यों बोल गए अचानक? तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg। नोट कर लो जिन्हें 11th याद नहीं हुई थी। ये मुझे हमेशा और हमेशा याद रहने चाहिए।